हेलो गाइस, वेलकम टू एड्यू सेंटर। दिस इज मोहम्मद, योर फेवरेट टीचर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस में चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पूरा का पूरा चैप्टर इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और सिर्फ एक्सप्लेनेशन इनफ नहीं है, क्योंकि आपको पेपर में लिखने हैं आंसर्स। उसके लिए चाहिए आपको नोट्स। सो इस वीडियो में मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। ये वीडियो देखते देखते आप अपने खुद के नोट्स लिख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां जाकर के आप नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। दोस्तों, केमिकल रिएक्शंस जो है वो हमारे आसपास बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ केमिकल रिएक्शन से हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं कि कहीं पे अगर कुछ बर्न हो रहा है, कुछ जल रहा है, जैसे कि ये कोयला जल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शंस हो रही है जिसकी वजह से ये जो कोयला है वो जल रहा है। उसके अलावा मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं तो दूध में अगर हम नींबू डाल दें थोड़ा सा, तो वो कुछ टाइम के बाद में दही बन जाता है, कर्ड बन जाता है। तो ये जो प्रोसेस है उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया भी अपना काम करते हैं इस केमिकल रिएक्शन को प्रोसेस करने के लिए। उसके अलावा एक आपको मैं एग्जांपल दूं तो हम अपने घर में ये स्टील की बकेट यूज़ करते हैं, लोखंड की होती है जनरली, आयरन की। कुछ टाइम बाद, मतलब महीने दो महीने तो नहीं, लेकिन साल, 1.5 साल, 2 साल बाद इसके ऊपर ऐसे कुछ रेड पैचेस आ जाते हैं। अगर आपके घर में गार्डन है तो जनरली ये स्टील बकेट हम लोग यूज़ करते हैं गार्डन वगैरह में। बाथरूम में जनरली हम लोग प्लास्टिक का बकेट यूज़ करते हैं, कुछ लोग बाथरूम में भी स्टील का इस तरीके का बकेट यूज़ करते हैं। कुछ टाइम के बाद में ऐसे रेड स्पॉट्स आ जाता है कोरोजन की वजह से। तो ये कोरोजन जो है वो भी एक केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। दोस्तों, इस चीज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि एक्चुअली केमिकल रिएक्शन क्या है और किस चीज़ को हम केमिकल रिएक्शन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, केमिकल रिएक्शन द प्रोसेस विच टर्न्स वन फॉर्म ऑफ सब्सटेंस इनटू अनदर फॉर्म इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एक ऐसी चीज़ है जिससे एक सब्सटेंस दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होगी, तो चेंज इन स्टेट चेंज हो सकता है। सॉलिड में से लिक्विड में हो गया, या फिर लिक्विड में से गैस में हो गया, या फिर सॉलिड में से गैस में हो गया। इस तरीके से उसका स्टेट चेंज हो सकता है। या फिर चेंज इन टेम्परेचर, रिएक्शन होने के बाद में वो सॉल्यूशन जो है वो गर्म हो गया, इस तरीके से टेम्परेचर उसका चेंज हो सकता है। या फिर चेंज इन कलर, उसका कलर चेंज हो सकता है। या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब ये 4 में से कुछ चीज़ें होगी, कुछ चीज़ें नहीं होगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चारों के चार एक साथ में हो। उसमें से कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और कुछ चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन जनरली ये 4 चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिलते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। दोस्तों, अभी हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करें। उसको अगर लिखना है तो किस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। देखिए, ये एक फ्लास्क है जिसके अंदर जिंक ग्रैन्यूल्स ऐड किए हुए। जिंक मतलब एक मेटल है, ग्रैन्यूल्स मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़े इस ग्लास के अंदर, इस फ्लास्क के अंदर ऐड किए हैं। और उसके बाद में ऊपर से ऐड किया सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया और उसको ऊपर से ढक्कन लगा करके उसको बंद कर दिया और बीच में एक ट्यूब लगा दी उसमें से गैस बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पे इस कॉनिकल फ्लास्क में हमने जिंक ग्रैन्यूल के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाला, तो कुछ केमिकल रिएक्शन होगी जिसमें से आपको हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अभी इस केमिकल रिएक्शन को हमें लिखना है, हमें वर्ड्स फॉर्म में लिखना है, रिएक्शन फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो इस तरीके से हम इसको लिख पाएंगे। ये देखिए, Zn जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2। देखिए, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। 2 चीज़ें रिएक्ट हो रही है लेफ्ट हैंड साइड में, जिंक और H2SO4। यहाँ पे ब्रैकेट में S लिखा है, दैट मीन्स जिंक जो है वो सॉलिड फॉर्म में है और डाइल्यूट H2SO4 लिक्विड फॉर्म में। ये दोनों जब मिलेंगे तब रिएक्शन होगी और क्या प्रोड्यूस होगा? जो प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। वो राइट हैंड साइड में हम लोग लिखते हैं।
तो ZnSO4 एक्वियस सॉल्यूशन में प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन जो है वो गैस फॉर्म में प्रोड्यूस होगा, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है गैस। ये एरो जो है वो इंडिकेट करता है कि रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन को अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, रिएक्टेंट उसके बाद में एरो और उसके बाद में प्रोडक्ट। इस तरीके से इक्वेशंस को लिखा जाता है और उसको डिटेलिंग देने के लिए हम उसका स्टेट्स भी लिखते हैं, सॉलिड है, एक्वियस फॉर्म है, गैसेस है, इस तरीके से ब्रैकेट में छोटे से उसका स्टेट भी हम लोग मेंशन करते हैं। दोस्तों ये जो इक्वेशन हमने देखा ये एक बैलेंस इक्वेशन है, लेकिन कई इक्वेशन ऐसी होती है जो बैलेंस नहीं होती है, ठीक है, तो उसको हमें बैलेंस करना होता है। अभी बैलेंसिंग क्या है ये हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा था कि जो भी चीज़ें मैटर जो है दैट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे रिएक्टेंट में जितनी भी चीज़ें हैं प्रोडक्ट में आपको उतनी चीज़ें मिलनी ही चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रिएक्टेंट में हम 2 ऑक्सीजन ले रहे हैं तो प्रोडक्ट में भी आपको 2 ऑक्सीजन मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 की जगह प्रोडक्ट में आपको 4 ऑक्सीजन मिल गए। रिएक्टेंट में हम लोग 2 ऑक्सीजन ले रहे हैं तो प्रोडक्ट में भी आपको 2 ऑक्सीजन मिलने चाहिए, मतलब LHS और RHS इक्वल होने चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग द इक्वेशन। अभी बैलेंसिंग द इक्वेशन आपको ये एक स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है, सम्स करना है। तो ये जो है वो पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको एक अलग से वीडियो में दिखाऊंगा। डेडिकेटेडली बैलेंसिंग द इक्वेशन का एक अलग से वीडियो में आपको बना के दिखाऊंगा, उसमें आपको बैलेंसिंग द इक्वेशन आपको सिखाऊंगा। इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली थियोरेटिकल पोर्शन कवर करते हैं जिसमें थियरीज हैं जो आपको पॉइंट वाइज लिखनी है और समझनी है। ये जो कैलकुलेशन का काम है उसको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे आगे हम लोग चलते हैं, हम लोग अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अलग अलग तरीके की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो सभी रिएक्शंस को यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये एग्जाम्पल देखा था कि ये कोयला जो है वो जल रहा है, तो ये किस तरीके की इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन है हमारी, इसमें क्या होता है, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। रिएक्टेंट में आप लोग देखोगे तो 2 चीजें रिएक्ट कर रही है और प्रोडक्ट में 1 ही मिल रहा है। रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में 1 है। इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका डेफिनेशन देखें, 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट में 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट में आपको 1 ही मिलेगा। इस तरीके की जो रिएक्शंस है उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका डेफिनेशन है और एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, C+O2 गिव्स CO2। दोस्तों यहाँ पे एक और चीज देखते हैं, ये एक और कैटेगरी के अंदर आता है। यहाँ पे हम लोग देखें तो आग निकल रही है, कोयला जल रहा है, मतलब गर्मी निकल रही है। तो इस तरीके की इक्वेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके होने से गर्मी या फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी रिलीज होती है, बाहर निकलती है। तो यहाँ पे कोयला जल रहा है तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो गर्मी के फॉर्म में बाहर निकल रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच heat is released along with the formation of product is known as exothermic reaction। दोस्तों यहाँ पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें एक के बाद एक यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। और ये जो आप देख रहे हो जो भी डेफिनेशंस वगैरह है, वीडियो को पोस्ट करके आप डेफिनेशंस, उसका एग्जाम्पल, सारी चीजें आप वीडियो को पोस्ट करके लिख सकते हो। नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक दिया है, जा करके वहां से आप ये पूरी की पूरी PDF डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डाउनलोड करने के बाद में आप इसकी नोट्स खुद से लिखिए। जो भी जितनी भी सारी चीजें आप लिखोगे वो आपको अच्छे से याद होगा। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि PDF डाउनलोड करने के बाद में वो अपनी बुक में लिखो और अपनी नोट्स जो है वो खुद से ही बनाओ। दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन वाले में हमने देखा कि क्या होता है कि 2 लोग मिल रहे और प्रोडक्ट में 1 ही बन रहा है, 2 रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं, प्रोडक्ट में 1 बन रहा है। डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है वो उसका ऑपोजिट है। रिएक्टेंट में 1 ही है लेकिन प्रोडक्ट में आपको 2 या 2 से ज्यादा मिल रहे हैं।
डीकंपोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन हम लोग देखें तो रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस ब्रेक इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस, एक सब्सटेंस ब्रेक होकर के दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस में हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो एक सब्सटेंस ब्रेक कैसे होगा, इसके ऊपर कुछ प्रोसेस करनी होगी, कुछ करना होगा, तो वो एक में से दो होगा। तो यहाँ पे हमारे पास में तीन अलग अलग ऑप्शंस हैं, थर्मल, इलेक्ट्रोलिसिस या फिर फोटोलिसिस। डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, थर्मल, इलेक्ट्रोलिसिस या फिर फोटोलिसिस। तीनों के तीनों हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के साथ में। दोस्तों यहाँ पे ये थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या कर रहे हैं, हम एक सॉल्यूशन को गर्म कर रहे हैं। कौन सा सॉल्यूशन है, CaCO3 का सॉल्यूशन है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का हमारे पास में सॉल्यूशन है, उसको हम गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने से क्या होगा, वो डीकंपोज होगा दो अलग अलग पार्ट में। एक हमें मिल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो गैस निकल रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो सॉल्यूशन अंदर बचेगा वो है कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट में एक ही है लेकिन उसको गर्म करने से हमें दो चीजें मिल रही है, दो प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये कैटेगरी है थर्मल डीकंपोजिशन के अंदर। थर्मल डीकंपोजिशन द रिएक्शन इन विच द हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्ट, और ये जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ये जो है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है और रिएक्शन होता है, मतलब प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, लेकिन उसको कन्वर्ट करने के लिए हीट हमें देनी पड़ती है। तो इस तरीके के रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, पानी को एक कंटेनर के अंदर डालते हैं और दो इलेक्ट्रोड्स डालते हैं, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, जिसको बैटरी के साथ में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक बैटरी के साथ में कनेक्ट करने के बाद में जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं तो क्या होता है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है और वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग हो जाते हैं, दोनों सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम बोलते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, और ये जो रिएक्शन है वो डीकंपोजिशन रिएक्शन है। उसके बाद है नेक्स्ट फोटोलिसिस। फोटोलिसिस में सिल्वर क्लोराइड एक कंपाउंड है, उसको अगर सनलाइट में एक्सपोज किया जाए तो क्या होता है, सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाता है। तो इस तरीके की इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं डीकंपोजिशन इक्वेशन, और वो फोटोलिसिस के कैटेगरी में आता है। इसको फोटोलिसिस हम लोग बोलते हैं, जो लाइट के प्रेजेंस में होता है। जिस इक्वेशन को, जिस रिएक्शन को होने के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट, अभी ये देखो एक लड़का और एक लड़की CuCl2 का एक कपल है। ये लड़का है Cu और लड़की है Cl2, ठीक है। CuCl2 एक लड़का और एक लड़की कपल बना के आ रहे हैं। सामने से Mg बड़े गुस्से में इस लड़के को देख रहा है। Mg जो है बड़े गुस्से में इस लड़के को देख रहा है और वो उसके पास में जाकर उसको अलग कर देगा कि चल तू निकल, Cl2 के साथ में तो मैं अपना पैर बनाऊंगा। तो ये किस तरीके की इक्वेशन हुई भाई साहब, ये इक्वेशन हुई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये जो रिएक्शन हुई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि जो एक होता है आपका कंपाउंड और दूसरा आपका एलिमेंट होता है। तो जो ज़्यादा पावरफुल एलिमेंट, ये जो Mg है वो पावरफुल है, इस लड़के को ऐसे धक्का मार के उसने अलग कर दिया और खुद पैर बना दी। तो मैग्नीशियम जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है। तो वो क्या करेगा, कॉपर को अलग भेज देगा और खुद उसके साथ में जो सॉल्ट है उसके साथ में वो खुद मिक्स हो जाएगा, खुद अपना कंपाउंड बना देगा। तो इस तरीके की इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें मैग्नीशियम क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, इसको कॉपर को उसने अलग कर दिया, ठीक है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड टू गिव एन एंटायरली न्यू कंपाउंड। ये उसका डेफिनेशन है कि रिएक्शन इन विच एक एलिमेंट जो है उसने डिस्प्लेस कर दिया दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से, और वो खुद ही उसने अपना कंपाउंड बना लिया। तो इस तरीके की इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद में एक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे दो अलग अलग कंपाउंड मिलेंगे। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या था, एक कंपाउंड और दूसरा एलिमेंट अकेला था। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दो अलग अलग कंपाउंड होगा और दोनों में उसके आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे। ये Mg जो है वो यहाँ चला जाएगा और Ca यहाँ आ जाएगा। ये देखो MgO की जगह यहाँ पे CaO बन गया और CaS की जगह यहाँ पे MgS बन गया। क्या हुआ इसमें, रिएक्शन इन विच
देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन, दोनों पैर में से एक एक आयन एक्सचेंज कर लिया और दूसरे जगह चला गया, इसको बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, चाहे ऐड होता है, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन रिमूव होता है। हाइड्रोजन का हम लोग बाद में देखते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि किसी के साथ में अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ 2Cu + O2 gives 2CuO, ऑक्सीजन ऐड हुआ तो इस रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, उसके अलावा एक और ऑप्शन होता है कि हाइड्रोजन अगर रिमूव हुआ कहीं से, उसको भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकालना, दोनों चीजें एक ही कैटेगरी में आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। उसके बाद में रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में किसी चीज के साथ में अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या फिर ऑक्सीजन निकल रहा है, इन दोनों केस में इसको बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, किसी चीज में हाइड्रोजन ऐड हुआ या फिर ऑक्सीजन निकल गया, इन दोनों केसेस को हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। और अगर किसी इक्वेशन में दोनों चीजें हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन। ये देखो ZnO, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया तो इसका रिडक्शन हुआ, ZnO में से ऑक्सीजन निकल गया तो ये रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हुआ। और कार्बन को ऑक्सीजन मिला तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें हो रही है एक साथ में। इस तरीके की रिएक्शन इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, रिएक्शन दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस तरीके की इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे हम हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कंप्लीट हो रही है। उसके अलावा और दो टॉपिक है आपकी बुक में, वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन हम सबको पता है कि मेटल जो है उसकी सरफेस में कई बार मॉइस्चर के प्रेजेंस में उसके सरफेस में डिटोरेशन हो जाता है, मतलब इस तरीके के ये जो आयन है उसके सरफेस में ये सब ब्राउनिश कलर का ऐसा डिटोरिएटेड सरफेस आ जाता है, जो शेप मतलब उसका टेक्सचर भी इरेगुलर होता है, शेप नहीं, उसका कलर जो है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, ये मेटल आयन के सरफेस पे आपको इस तरीके का कोरोजन आपको देखने को मिलेगा। इसका डेफिनेशन देखें, सो व्हेन अ मेटल सरफेस सच एज आयन इज एक्सपोज टू एनवायरनमेंट में एक्सपोज करेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो मॉइस्चर के प्रेजेंस में इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ऑक्सीजन के साथ में वो रिएक्ट करता है, लेकिन मॉइस्चर का होना जरूरी है। मॉइस्चर अगर नहीं होगा तो कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, तो अ थिन लेयर ऑफ रस्ट इज फॉर्म्ड, इसको हम रस्ट बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। इसको बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए हम इसके लेयर को पेंट करते हैं, अलग अलग तरीके से इसको कोटिंग कर सकते हो, ऑयल लगा सकते हैं या फिर पेंट लगा सकते हैं या फिर इसको गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। इस तरीके की अलग अलग मेथड है कोरोजन से बचाने के लिए। उसके अलावा तो सब यहाँ देखो, ये बच्चे जो हैं वो ये खाना स्मेल कर रहे हैं। जब फ्रेश खाना बनता है तो उसकी स्मेल हमें बहुत ही अच्छी लगती है, हमें पसंद आती है, और हम वो खाना जो है वो बड़े मज़े लेकर के हम वो खाना खाते हैं। लेकिन जब खाना जो है ख़राब हो जाता है, उसकी स्मेल हमें अच्छी नहीं लगती, हम खाने पास में भी आता है तो हम उसको हटा देते हैं, वॉमिट आ जाती है, इस तरीके की स्मेल उसमें से निकलती है। वो स्मेल ख़राब होती है, वो हमें अच्छी नहीं लगती, वो खाना भी ख़राब हो जाता है। अगर खाने को लंबे टाइम तक बाहर रखोगे तो खाना जो है वो डेफिनेटली ख़राब हो जाएगा आपका। तो ये ख़राब जो होता है खाना, इस प्रोसेस को रैंसिडिटी बोलते हैं। रैंसिडिटी क्या है, जो ऑयली जब खाना होता है तो उसमें से जो फैट है, फैट एंड ऑयल, वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एंड दे बिकम रैंसिड, और उसका टेस्ट और स्मेल दोनों जो है वो चेंज हो जाता है, और ये जो खाना है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसे बचाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। खाना हम फ्रीज में रख देते हैं, उसका टेम्परेचर लो हो जाते हैं, तो लो टेम्परेचर में ये रिएक्शन नहीं होता है या फिर टाइम लगता है उस रिएक्शन को होने के लिए। सो लो टेम्परेचर में खाना हमारा सही से रहता है। उसके अलावा जो पैक्ड फूड आते हैं, जैसे कि ये लेस का चिप्स है, तो कंपनी वाले क्या करते हैं, चिप्स के अंदर आपने देखा होगा, उसको खोलेंगे तो पैकेट में से चिप्स से ज़्यादा तो हवा निकलती है,
तो कंपनी वाले क्या करते हैं, अंदर नाइट्रोजन गैस फिलअप कर देते हैं ताकि अंदर ऑक्सीजन नहीं होगा, नाइट्रोजन होगा तो जो खाना है वो नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा, उसको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं रिएक्ट करने के लिए, तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक सेफ रहेगा, मतलब वो खराब नहीं होगा। तो जो चिप्स है उसकी एक्सपायरी डेट हम लोग देखते हैं कई बार 6 महीने से लेकर के 12 महीने तक उसकी एक्सपायरी डेट रहती है, ठीक है। मतलब पैक कंडीशन में वो लॉन्ग टाइम तक 6 to 12 मंथ्स वो आराम से रह सकता है। लेकिन उसको अगर आप पैकेट खोल दोगे उसके बाद चिप्स जो है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, आपके 10-15 दिन के आसपास रहेंगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक आप उसको कंज्यूम कर सकते हो, खा सकते हो। उसके बाद में उससे ज़्यादा वो नहीं रहेंगे, और वो भी आपको एयर टाइट कंटेनर में उसको स्टोर करना है। अगर आप बाहर ही उसको रख दो तो 1 दिन में 2 दिन में चिप्स जो है वो ख़राब हो जाएंगे, बाहर अपने उसको रखा तो आपको एयर टाइट कंटेनर में उसको स्टोर करना होगा। तो ये जो टॉपिक है वो रेंसिडिटी के रिलेटेड में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर ख़त्म होता है। सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी है। अगर आप ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में देखोगे तो यही चीज़ें आपको एनसीईआरटी में मिलेगी। उसके अलावा दोस्तों सिर्फ समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एग्जाम में लिखने हैं क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। तो मैं एक अलग से सेशन भी आपको यहाँ पे रखूँगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे। अलग अलग रेफरेंस बुक में से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हुए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। सो दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और ऐसे ही एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस अगर आपको रेगुलर बेसिस पे देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।